हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सही स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारे जो क्वेश्चन नंबर 22 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द कंपैरिजन ऑफ डाटा इनसाइड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज रेफर टू एज। यहाँ पे बात करिए कि जो हम डाटा को कंपेयर करते हैं कहाँ पे, हमारा जो एएलयू यूनिट होता है। बेसिकली हम जब सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम 3 यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ लेते हैं एएलयू के बारे में, एक हम पढ़ते हैं सीयू के बारे में, और एक हम पढ़ लेते हैं मेमोरी। और इसी मेमोरी को हम क्या बोल देते हैं, रजिस्टर हम उसको बोल देते हैं। तो क्वेश्चन पुट किया गया है कि जहाँ जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, डाटा को जब हम कंपेयर करते हैं कहाँ पे करेंगे, बेसिकली सर हम एएलयू के अंदर ही डाटा को कंपेयर करेंगे। क्योंकि एएलयू के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे जो हमारे पास अरिथमेटिक, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सारे के सारे जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सारे हमारे एएलयू के अंदर होते हैं। तो जो कंपैरिजन ऑफ डाटा होता है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो कंपैरिजन ऑफ डाटा इज अ टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे हम किसी भी डाटा में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या तो हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आइदर हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, है ना, या फिर हम लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, जब किसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। जब भी हम डाटा को कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब होता है हम कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूँ तो हमने काफ़ी बार देखा है कि मैंने सिंपल बोला था कि अगर 15 इज़ लेस देन 18, है ना, तब आप क्या करो, आप कुछ वैल्यू को प्रिंट कर दो। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ, हमने बोला कि 16 इज मतलब 15 इज़ लेस देन 18, तो आप क्या करो, तो आप कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। प्रिंट आप ए बी सी कर दो। अब यहाँ पे देख रहे हो, खुद आपको लग रहा है, पता है यहाँ पे आप क्या रहे हैं, तो दो वैल्यू हैं और आप इनको क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर इन द सेंस आप क्या कर रहे हो उनको, जैसे बोल रहे हो कि 15 अगर 18 से छोटा है कि बड़ा है, आप उसको क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो कंपेयर इन द सेंस आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हो। अब देखो इन दोनों, जब आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इफ़ 15 इज लेस देन 18, तो आपको पता है सिर्फ दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो आंसर यस में होगा, या तो आंसर क्या होगा हमारा, नो में होगा। तो कोई भी ऐसा, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको आंसर या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन बोल देते हैं। तो जब आप डाटा को भी कंपेयर करोगे या फिर कोई भी XYZ चीज़ करोगे जिसकी हेल्प से आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो कोई चीज़ होगी या तो कोई चीज़ नहीं होगी, तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा लॉजिकल ऑपरेशन होगा। तो इसको आपका क्या बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो ये बात किया, जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, तो पीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर हमारा माइक्रो प्रोसेसर तो होता ही है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। अच्छा, डिस्क कंट्रोलर भी होता है। बेसिकली हमारे पास अलग अलग हार्ड डिस्क होती हैं, है ना, या फिर अलग अलग डिस्क होती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डिस्क का कंट्रोलर भी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे ठीक बन जाती है। सीरियल इंटरफेस भी होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हम दो टाइप के इंटरफेस पढ़ते हैं, एक हम पढ़ लेते हैं सीरियल, और एक हम पढ़ लेते हैं कौन सा, हमारा पैरेलल इंटरफेस, है ना। आप सभी को मैंने बताया था, जब भी आपको डाटा वगैरह या फिर नेटवर्किंग की वे में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो कम्युनिकेशन हमारी कैसे चलती है, सीरियल वे में चलती है। और इसका वही पूछा आता है कि व्हाट इज़ द पोर्ट फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको बताया ही था कि सीरियल कम्युनिकेशन का आपने याद रखना है, 232 का पोर्ट होता है, या फिर 232 नंबर पूछा आता है कि किस बेसिकली नेटवर्क कम्युनिकेशन की वो बात करता है, तो वो सीरियल की बात करता है। वहीं पैरेलल हम कहाँ पे देखते हैं, जब भी आपने अगर कंप्यूटर में कभी प्रिंटर अटैच किया हो, पुराने सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आजकल तो आप सभी को पता है, आजकल तो प्रिंटर में भी हमारे क्या आ रहे हैं, यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम उसको प्लग इन कर पा रहे हैं। पर जो हमारे पुराने प्रिंटर होते थे या फिर पुराने हमारे स्कैनर वगैरह होते थे, वहाँ पे हम यूज़ करते थे पैरेलल पोर्ट का। तो पैरेलल पोर्ट भी हमारे पास होते थे, सीरियल इंटरफेस या फिर पैरेलल इंटरफेस भी होता था हमारा पर्सनल कंप्यूटर के अंदर। पर यहाँ पे देखो बात आ गई है मॉडेम की। तो मॉडेम क्या होता है, मॉडेम एक्सटर्नल डिवाइस होता है। मॉडेम क्या करता है, आपको किसी एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो ये आपका इंटरनल पार्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बात की है सिस्टम यूनिट की। सिस्टम यूनिट क्या होता है, जो आपकी कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट होता है। तो ये हमारा इंटरनल पार्ट नहीं होता है, मॉडेम हमेशा हमारा क्या होता है, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो इसी वे में आपका क्या बन जाएगा, डी आपका यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बन जाएगा। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीपीयू। देखो सीपीयू का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, उसके बारे में पूछा है।
फर्स्ट दे रखा है स्टोरेज यूनिट, सेकंड दे रखा है एएलयू, थर्ड दे रखा है प्रोग्राम यूनिट और डी दे रखा है कंट्रोल। तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा। अभी मैंने बोला सीपीयू के पास क्या होती है, उसकी अपनी मेमोरी होती है, इसके पास एएलयू यूनिट होता है और उसके पास क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। इसका मतलब है स्टोरेज होती है सर, प्रोग्राम सॉरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, प्रोग्राम यूनिट नहीं होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था, नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू, कि सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, प्रोग्राम यूनिट इज द राइट आंसर। तो ऐसे करके आपने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि जो हमारा सीपीयू होता है उसमें तीन ही मेजर यूनिट होते हैं, एक हमारा कंट्रोल होता है, एक हमारा अर्थमेटिक यूनिट होता है और तीसरा स्टोरेज होती है। स्टोरेज कौन सी होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रजिस्टर्स हम उसको बोल देते हैं। तो ऐसे करके आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीसीज ऑफ इक्विपमेंट विच आर अटैच टू द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड। बेसिकली बोला है कि जो हम छोटे छोटे इक्विपमेंट अटैच करते हैं हमारे सीपीयू के साथ, उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, याद रखना, उनको हम पेरिफेरल्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई आपका राइट आंसर बन जाएगा। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही समझाई थी कि जो आपका मदरबोर्ड होता है, ठीक है, सीपीयू ना बोलूँ तो इसको मैं अगर आपको मदरबोर्ड बोल दूँ, आप इसको इजीली रिलेट कर पाओगे। तो आपको पता है जब आप कंप्यूटर परचेज करते हो तो आपको कंप्यूटर में क्या मिलता है, या फिर मैं सिंपल यहाँ पे लैपटॉप बना देता हूँ, तो लैपटॉप में आपको यहाँ पे क्या मिलता है, अलग अलग, यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, अलग अलग, यहाँ पे सर हमें अलग अलग पोर्ट्स मिलते हैं। ओके, और ये पोर्ट्स क्या होते हैं, अगर इस पोर्ट को अगर आप ध्यान से देखो, ये आपको पोर्ट कहाँ पे मिलते हैं, ये अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा बड़ा करके आपको बताऊँ, इसी चीज़ को थोड़ा बड़ा करके बताऊँ, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सर हमारा जो लैपटॉप होगा, यहाँ पे जो पोर्ट है, तो मतलब ये कुछ हिस्सा होगा, ये हिस्सा हमारा जुड़ा होगा आगे हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ, है ना। ये हिस्सा जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, सारी की सारी चीज़ें हमारी इंटरलिंक होती हैं, चाहे वो हमारी मेमोरी है, चाहे वो हमारी कैशे मेमोरी है ना, सारी चीज़ें हमारी लिंक होती हैं किसके साथ, हमारी माइक्रो प्रोसेसर के साथ, जिसके थ्रू हम इनको लिंक करते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, बस बोल देते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बस क्या होता है, बेसिकली जो हम कनेक्शन देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और कहाँ पे देते हैं, जब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर को, जब हम बनाते हैं या फिर उसको डिज़ाइन करते हैं, या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि बस, बस इज द कनेक्शन बिटवीन टू लाइन या फिर टू डेडिकेटेड कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मेरा यूएसबी का पोर्ट है और ये भी मेरा यूएसबी का पोर्ट है, तो दोनों यूएसबी के पोर्ट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किससे कम्युनिकेट होंगे, हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो जो भी चीज़ है जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर बाहर, देखो यूएसबी पोर्ट तो है, अगर आपको यहाँ से मान लेते हैं मुझे माउस लगाना था बाहर, तो माउस मैं कहाँ पे लगाऊंगा सर, माउस आप लगाओगे यूएसबी पोर्ट की जगह, यहाँ पे लगाऊंगा माउस, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये आपका माउस था, ये आप मार्केट से लेकर आए, ये मार्केट से आप खरीद के लेकर आए, इसको आपने कहाँ पे लगाया, अपने जो आपका लैपटॉप था या फिर कंप्यूटर था उसके यूएसबी पोर्ट की जगह पे आपने इसको लगा दिया। तो बेसिकली आपने क्या किया, इसको इनडायरेक्टली आपका जो बाहर का जो डिवाइस था उसको आपने अब क्या किया, ये सारा का सारा हिस्सा क्या आपका, ये सारा आपका मदरबोर्ड है, आपने क्या किया, इसको अपने मदरबोर्ड के ऊपर लगा दिया, अटैच कर दिया। तो जो भी चीज़ें आप मदरबोर्ड के ऊपर या फिर कंप्यूटर के ऊपर, सिंपल बोलूँ तो कंप्यूटर के ऊपर आप बाहर से ऐड ऑन करते हो, चाहे वो आपका सीपीयू, मतलब चाहे वो आपका माउस है, चाहे वो आपका कैसे बेसिकली कीबोर्ड है, चाहे आपका स्पीकर है, तो वो सारे क्या होते हैं, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो वही लिखा है कि जो अलग अलग आप पीसीज ऑफ इक्विपमेंट अटैच करते हो आपके सीपीयू के ऊपर, तो वही जो सारी चीज़ें मैं आपको समझाई ना, कि क्या होता है कि आपका सीपीयू बोल लो या फिर मदरबोर्ड आप बोल लो, इसको क्या बोला जाता है, इसको एक तरीके से हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। तो ऐसे करके आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती है ना, रटनी कोई चीज़ें नहीं है ना। बाकी इसके अलावा कोई डाउट भी रहता हो तो काइंडली आप वो मुझसे पूछ सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि डाउट वगैरह कुछ भी होता है तो वो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। बेसिकली हम जब टाइम शेयरिंग की बात कर लेते हैं तो टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है, हमें किस चीज़ को अच्छा करना है, हमें बेसिकली सीपीयू को अच्छा करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली होता क्या हमें ये तो पता है कि जो हमारा सीपीयू होता है सर वो काफ़ी फास्ट वर्क करता है ना, वो काफ़ी क्या करता है, फास्टली ऑपरेट होता है। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर किसी भी वजह से अगर मेरा सीपीयू मेरा आइडल रह रहा है, आइडल मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने उसको एक काम दिया, उसने उसको फटाफट कर दिया, उसके बाद वो क्या रह रहा है, फ्री रह रहा है, तो इससे क्या होगा, मेरा ही लॉस होगा ना, क्योंकि अगर मेरा सीपीयू इतनी क्षमता रखता है कि वो कंटिन्यूसली काम कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या एक तरीके से मशीन ही है ना, तो कोई मेरी मशीन है जो कंटिन्यूसली वर्क कर सकती है, और अगर मेरी किसी गलती की वजह से वो फ्री रह रहा है या फिर वो आइडल रह रहा है, तो इससे क्या होगा, मेरा मेरा तो इनडायरेक्टली लॉस ही होगा। लॉस कैसे होगा, कि जो मेरी सिस्टम की एफिशिएंसी है,
जैसे आप बोलते हो ना कि हम सर हमारा सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, बेकार है ना, तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी सिस्टम या फिर जो भी आपकी कंपनी है, उस कंपनी ने आपके जो प्रोग्राम बनाए हैं या फिर जो आपका सॉफ्टवेयर बनाया है उसको एफिशिएंट नहीं बनाया है। उसकी वजह से आपका सिस्टम आपको क्या लगता है? बेकार लगता है ना। हार्डवेयर बेशक मान लेते हैं कि एक तरफ आ गया एप्पल का फ़ोन, सपोज कर लेते हैं, एक तरफ आ गया आपका किसी भी एंड्रॉयड का फ़ोन, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आपने देखा होगा इन जनरल कि जो एप्पल के फ़ोन होते हैं उनका जो कैमरा होता है वो होता है मान लेते हैं 12 मेगापिक्सल, है ना, या फिर 8 मेगापिक्सल। पर एंड्रॉयड आप देखते हो 200 मेगापिक्सल, है ना। इसके अलावा बात लेते हैं कि आजकल तो 200 मेगापिक्सल चला हुआ है, इसके अलावा मिनिमम 50 मेगापिक्सल। तो आप देखोगे कभी कंपेयर करके कि सर एप्पल और एंड्रॉयड की जो फ़ोटो है, देखो ये मेगापिक्सल तो कितना ज़्यादा है, पर फिर भी एप्पल की फ़ोटो अच्छी क्यों आती है ना? तो वो अच्छी क्यों आती हैं? क्योंकि जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है या फिर जिनके थ्रू वो फ़ोटो कैप्चर करते हैं, उनको उनके ऊपर उन्होंने इतना काम किया हुआ है क्योंकि उनको रिक्वायर्ड ही नहीं है। उनको पता है कि हम इसी मेगापिक्सल के थ्रू इतनी अच्छी-अच्छी फ़ोटो हम ले सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो ज़रूरी हमें ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है ना, तो ऐसे करके चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं। तो एज़ पर क्वेश्चन जैसे हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे वही लिखा है कि टाइम शेयरिंग टेक्निक हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा जो सीपीयू है उसको हम अच्छे ढंग से यूटिलाइज़ कर पाएँ। और टाइम शेयरिंग हमेशा आपने याद रखना है, टाइम शेयरिंग का मतलब क्या आता है? आप क्या कर रहे हो, छोटे-छोटे माइक्रो फ्रैक्शंस में क्या कर रहे हो, सीपीयू के टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हो, किसके ऊपर? मल्टीपल यूज़र के ऊपर। मान लेते हैं ये आ गया सीपीयू, ये करेगा आपका काम। अब काम मुझे भी करवाना है, मेरे दोस्त को भी करवाना है, मेरे टीचर को भी करवाना है, सपोज़ कर लेते हैं, मेरे स्टूडेंट को भी करवाना है और किसी और स्टूडेंट को भी कराना है। तो स्टूडेंट 1 आ गया, स्टूडेंट 2 आ गया, यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 3 आ गया, स्टूडेंट नंबर 4 आ गया, स्टूडेंट नंबर 5 आ गया। अब क्या होगा टाइम शेयरिंग में? टाइम शेयरिंग में हम क्या करते हैं, हर चीज़ को क्या करते हैं, छोटे-छोटे टाइम फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि जो मेरा एक तरीके से क्वांटा, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो टाइम फ्रेम है, ठीक है? ज़्यादा टेक्निकल नहीं लेता हूँ, ईज़ी रखता हूँ थोड़ा आपके लिए। ऐसे समझ लो कि आप मैंने क्या किया है, टाइम को तोड़ दिया है, टाइम को स्लाइसेस में तोड़ दिया है। अब स्लाइसेस इन द सेंस मैंने बोला कि चाहे जो मर्ज़ी आ जाए, उसको मैं दूँगा 2 सेकंड का टाइम। मतलब सीपीयू को सिर्फ़ वो 2 सेकंड ही यूज़ कर सकता है ना? तो अब क्या होगा, जितने भी मेरी प्रोसेसेस हैं, S1 आ गया, S2 पर्सन आ गया, S3 आ गया, S4 आ गया और S5 आ गया। अब क्या होगा, इन सभी को कितना-कितना टाइम दिया है मैंने? इन सभी को सर आपने 2-2 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। तो 2 सेकंड का काम पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा और फिर ये करेगा। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने सभी को 2-2 सेकंड दे दिए, पर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि जो पहला पर्सन है उसका काम 10 सेकंड का है, दूसरा पर्सन है उसका काम मान लेते हैं सिर्फ़ 2 सेकंड का ही था, चलो उसके लिए तो ईज़ी होगा। तीसरा पर्सन था उसका काम मान लेते हैं कि सर आपने 4 सेकंड का था। और फोर्थ पर्सन था मान लेते हैं उसका भी 2 सेकंड का ही काम था, तो ये भी जल्दी फ्री हो जाएगा। और जो फिफ्थ पर्सन था इसका काम भी मान लेते हैं कि सर आपका कितना था, 8 सेकंड का इसका काम था। अब सर आपने सभी को 2-2 सेकंड दिए तो इससे तो क्या होगा? इससे तो बार-बार क्या होगा, उसका तो काम खत्म ही नहीं होगा। तो बेटा होता क्या है टाइम शेयरिंग में, अब देखो क्या हो रहा है, हर किसी को 2-2 सेकंड का टाइम दिया, मतलब 2-2 सेकंड का मौका दिया है। तो जब पहले S1 अपना काम करवाएगा सीपीयू के साथ, सिंपल ऐसे समझो, सीपीयू का टाइम दे दिया 2 सेकंड किसको? 2 सेकंड दे दिया मैंने S1 को। अच्छा S1 का टोटल काम कितना था? सर उसका काम था सिर्फ़ 10 सेकंड का। तो अब आप खुद बताओ, 10 सेकंड में से जब उसको मैंने 2 सेकंड का काम दे दिया, सीपीयू को काम दे दिया कि सीपीयू 2 सेकंड के लिए इसका काम करते, तो उसके पास रिमेनिंग काम कितना बचा? सर 8 सेकंड बचा, ठीक है? तो जैसे ही 8 सेकंड उसका काम बचेगा तो वो फिर कहाँ पे चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। सबसे लास्ट में कतार में लग जाएगा। तो इसका मतलब है S1 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा फिर से। अच्छा सर एस टू का तो 2 सेकंड का ही काम है। एस टू का काम कितना था? 2 सेकंड का था और मैंने सीपीयू कितने देर के लिए दिया उसको? 2 सेकंड के लिए। तो नेक्स्ट टाइम इसका क्या हो जाएगा? 0 सेकंड हो जाएगा। तो मतलब ये कतार में नहीं लगेगा क्योंकि इसका काम क्या हो गया? यहाँ पे खत्म हो गया। देन हमारे पास क्या आएगा? S3 आ गया। S3 का काम भी कितना है? S3 का काम सर हमारे पास 4 सेकंड का है। तो 4 में से मैंने इसको 2 सेकंड तो पहले दे दिए, तो अभी इसके पास कितना टाइम बचेगा? 2 सेकंड का टाइम बचेगा, कि मतलब 2 सेकंड के लिए इसको फिर यूज़ करना पड़ेगा सीपीयू को। तो इसका मतलब है ये भी कहाँ पे लग जाएगा? S1 के पीछे कतार में लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास फिर से? हमारे पास कौन था ये? S3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर से S3 आ गया। मतलब हो क्या रहा है, सभी को 2-2 सेकंड के लिए हम क्या कर रहे हैं, सभी को सीपीयू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा फिर सर हमारा S4 आ गया, तो S4 का भी सर कितना टाइम था? S4 का भी 2 सेकंड का काम था, तो 2 में से 2 माइनस कर दो तो फिर से 0 सेकंड हो गया। मतलब S4 का भी काम खत्म हो गया, तो ये फिर से कतार में नहीं लगेगा। अच्छा फिर S5 आ गया,
इसका काम कितना था, इसका काम सर 8 सेकंड का था। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर देखो सीपीयू कितना इसको जल्दी 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 एग्जीक्यूट करता होगा। तो 8 सेकंड में से 2 सेकंड चले गए तो इसका काम कितना बच गया रिमेनिंग, तो सर उसका 6 सेकंड का काम बच गया। कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है ना। अब आप मुझे खुद बताओ, ये अब इसका काम 6 सेकंड का बचा तो ये भी कहाँ पे चला लग जाएगा, पीछे कतार में लग जाएगा। तो अब देखो कौन कौन से हमारे खत्म हो गए। सर S2 का काम खत्म हो गया तो ये बाहर चला गया, हमारा S4 का काम खत्म हो गया, ये बाहर चला गया। अब फिर से कतार में कौन से आ गए, S1 आ गया हमारे पास कतार में, देन हमारे पास सर S3 आ गया, देन हमारे पास क्या आ गया, S5 हमारे पास कतार में आ गया। ओके, ऐसे करके आपके पास क्या आ गए, ये सारे के सारे कतार में आ गए। अब इनके काम कितने कितने बचे हैं, 8 सेकंड का काम बचा है, बाकी S3 का 2 सेकंड का काम बचा है, और फिर S5 का 6 सेकंड का काम बचा है। उसके बाद फिर से यही चीज़ें वापस होंगी, इसको भी 2 सेकंड का टाइम दिया मैंने, इसको भी 2 सेकंड का टाइम दिया, और इसको भी 2 सेकंड का टाइम दिया। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम इसका जो टाइम बचेगा वो 6 सेकंड में बचेगा, ये बाहर हो जाएगा क्योंकि इसका काम खत्म हो जाएगा। और S3 जो सॉरी जो S5 है आपका, उसका काम कितना बच जाएगा, 4 सेकंड का बच जाएगा। उसके बाद फिर से जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो ये 4 सेकंड का बच जाएगा, ये आपका 2 सेकंड का बच जाएगा, उसके नेक्स्ट टाइम ये 2 सेकंड का बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो जैसे ये बाहर हो गया, इसका मतलब है बाकी सारा का सारा काम S1 को ही टाइम दे दिया जाएगा कि अब अपना काम आप खत्म कर लो, इसके अलावा कोई भी मेरे पास काम, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो मेरे मेरे से काम नहीं करवाना चाहता है, तो आप क्या करो, अपना काम अब खत्म कर लो। तो ऐसे करके जो आपका टाइम होता है वो शेयर होता है सभी सिस्टम के ऊपर। तो ये काफ़ी मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जब आप एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अलग अलग जो टॉपिक्स पढ़ते हो, है ना, टाइम शेयरिंग, इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें होती हैं ना, आप सीपीयू को शेड्यूल कैसे करते हो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो काइंडली जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उनको आप नोट कर लो, समझ लो, मेन इंपॉर्टेंट समझना है कि मैक्सिमम चीज़ें आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगी, पर बच्चों को क्लैरिफाई नहीं होती हैं। तो आपने ये चीज़ें क्लैरिफाई करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल पेंटियम सीपीयू इज, देखो पेंटियम जो सीपीयू है ये हमारे पास किस बेस का है, बेसिकली पूछा जाता है कि जो आपके अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो कौन से एक तरीके से बेस के ऊपर बनाए हुए होते हैं। तो हमेशा आपने रखा जो पेंटियम थे ना, ये हमारे पास जो, क्योंकि ये पेंटियम सीरीज ना स्टार्टिंग की सीरीज है, अभी लेटेस्ट कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पहले की सीरीज थी। तो पेंटियम कंप्यूटर जो मतलब इंटेल पेंटियम है, ओके, तो इंटेल पेंटियम हमारा रिस्क बेस्ड था, ये आपने याद रखना है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो आपके पास जब आप बाद की बात करते हो ना, तो बाद में आप सभी को होता है कंप्यूटर में हमने सर इनको भी यूज़ भी किया था, पर जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग जो हमारे इंटेल के पेंटियम के जो प्रोसेसर थे ना, वो हमारे रिस्क बेस्ड थे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम जब कोई भी अपना हार्डवेयर बनाते हैं तो वो हम दो तरीके से बनाते हैं। एक हम बना देते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है, यहाँ पे इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा हैंग कर रहा है ये, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग हम इसको बोल देते हैं। ओके, और बाकी हमारा सिस्क आता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग के बेस पे हमारा जो स्टार्टिंग के जो शुरुआत के जो पेंटियम प्रोसेसर थे वो इनके बेस के ऊपर बने थे। तो ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जो इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।